हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। महाजनपद का भाग 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने सीधे इस वीडियो में छलांग मारी है वो पहले भाग 1 देख के आए, वहां से बेस बनेगा, फिर ये भाग 2 देखें। डायरेक्ट भाग 2 देखने का कोई मतलब नहीं होगा। भाग 2 में आज हम लोग महाजनपद वह पढ़ने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आते हैं एग्जामिनेशन में। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मैं कोशिश करूंगा कि 16 के 16 आपको बता दूं, लेकिन जिन पे एम्फेसाइज करूं, जिन पे जानकारी ज़्यादा दूं, उनको आपको ज़्यादा पढ़ना है, उनको आपको ज़्यादा देर सुनना है। ठीक है। कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया, सर बोर्ड पे लिख दिया करिए तो और आसान हो जाएगा। मुझे ये आपके लिए आसान नहीं बनाना है। मैं चाहता हूँ कि जो सुन रहे हो पेन कॉपी लेकर बैठो और उसको अपने नोट्स के फॉर्म में बनाओ। ठीक है। इससे दो काम होंगे। पहला, सुनने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, लिखने की आदत पड़ जाएगी। तीसरा, मतलब रुक रुक के सुनोगे, बैक जाके बार बार सुनोगे तो लिखते लिखते बहुत कुछ याद हो चुका होगा। बोर्ड पे लिखकर बोलना बहुत आसान होता है। बोर्ड पे लिख के तो मैं देख देख के आराम से बोल दूंगा, कितना टाइम लगेगा मुझे, और आपको ही मजा आएगा कि हाँ हाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन उससे फायदा ना आपको होने वाला है और ना आपको होने वाला, दोनों ही बातें। आपको ही फायदा नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत तेज तो बोल नहीं रहा हूँ, बहुत धीमे बोल रहा हूँ, मतलब बहुत स्लो मेरी स्पीड है। तो उस हिसाब से आप उन चीज़ों को नोट्स बना के लिख लीजिए। एक बार सुनिए, फिर बैक जाके फिर से सुनिए, फिर धीमे धीमे नोट्स बनाइए, फिर बैक जाके फिर से सुनिए। 5-6 बार सुन लेंगे तो आपको ऐसे ही रट जाएगा, लिखने के साथ रट चुका होगा। तो इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं आता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही मुंह जबानी बता रहा हूँ। मुंह से सुनिए और खुश रहिए। 4-5 बार वीडियो सुनते रहिए। देखिए, महाजनपद में मैंने आपको ये बता दिया था कि षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद हैं। इनका वर्णन 3 जगहों पर मिलता है। एक था बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, एक था जैन साहित्य भगवती सूत्र, और एक था तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम। इस शिल्पाधिकारम में मैंने आपको बताया था कि शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 3 महाजनपद कौन से थे? वत्स, अवंती और मगध। ठीक। इसके साथ मैंने बताया था कि षोडश महाजनपदों में, 14 महाजनपदों में राजतंत्र था और 2 महाजनपदों में गणतंत्र था। या फिर मैं कहूँ कि गणतंत्र का मतलब संघों के द्वारा शासन चलता था। तो मैंने 2 गणतंत्रों के नाम बताए थे आपको। एक का नाम था वज्जी और एक का नाम था मल्ल। ठीक है। इसका मतलब 5 महाजनपदों के नाम मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। फिर से बोला, कौन से 5 मैंने बताए थे? शिल्पाधिकारम में 3 का वर्णन मैंने बताया था, वत्स, अवंती और मगध। और उसके अलावा मैंने बताया था कि जो 2 महाजनपद जिनमें गणतंत्र है, जिनमें रिपब्लिक है, वो 2 गणतंत्र हैं। उनका नाम बताया मैंने, वज्जी जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और एक मैंने बताया था मल्ल, और बताया था इसकी कैपिटल है 2, एक कुशीनगर या कुशीनारा और दूसरी थी पावा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्ल वह गणराज्य है जहां पर महात्मा बुद्ध पहुंचे थे अपने अंतिम यात्रा में। मतलब उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है। वर्तमान देवरिया कहते हैं उसको। तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि चुंड के यहाँ पहुंचे हैं, जो पावा में रहता है। वहां पर उसने महात्मा बुद्ध को सूकर मद्दव, सुअर का मांस दे दिया। सूकर मद्दव उन्होंने खा लिया महात्मा बुद्ध ने। उनके पेट में हुआ बहुत तेज दर्द, और उस दर्द के कारण वो, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई। ठीक है। तो ये मल्ल की राजधानी 2 याद रखिए, कुशीनगर और पावा। ठीक। वज्जी की कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं कि 8 संघों के द्वारा इसका शासन चला जाता है, गणतंत्र है ये। तो इस वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। ठीक है। वज्जी की कैपिटल वैशाली के अलावा उसको मिथिला और वैदेही भी कहा जाता है। तो जो आपको अच्छा लगे, चाहे वैशाली, चाहे मिथिला और चाहे वैदेही, जो अच्छा लगे वो आप याद कर लो। ठीक। पूछता नहीं है ये। हाँ, एक चीज जरूर पूछता है कि सबसे सर्वप्रथम, विश्व में सबसे प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा, लिच्छवी जो गणतंत्र स्थापित हुआ है, तो लिच्छवी में हुआ सबसे पहले गणतंत्र स्थापित। ठीक है। 7000 कुछ सदस्य थे लिच्छवी के अंतर्गत। तो ये मतलब लिच्छवी की बात याद रखिए कि सबसे पहला गणतंत्र या लोकतंत्र स्थापित हुआ लिच्छवी में। ठीक है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गणतंत्र एंड लोकतंत्र? आप प्रियम्बल, प्रस्तावना का जाकर वीडियो देखिए। मैंने वहां पर सही शाब्दिक अर्थों में गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या है, ये बताया है। सुनिए जाकर, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लोकतंत्र में तो कुछ बताना ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब, डेमो और क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, और डेमो का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन करना। तो बताया ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश का, उस राज्य का मुखिया, राज्य का मतलब देश चल रहा है, उस राज्य का मुखिया
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो ये मैंने प्रीएम्बल में बताया, आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि अभी तक आपको 5 महाजनपद के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। पहले मैं करूंगा वत्स, फिर अवंती, फिर मगध, उसके बाद सीक्वेंस से चलेंगे, क्योंकि पहले मैं शिल्पाधिकारा में जो वर्णन उनकी बात करता हूँ, वत्स की बात करता हूँ। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, और वत्स महाजनपद आधुनिक प्रयागराज के समीप स्थित था। ठीक है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, और वत्स महाजनपद पर जिस वंश का शासन है उसका नाम है पौरव वंश। पौरव वंश, ठीक, और इस पौरव वंश के महत्वपूर्ण शासक का नाम है, जो वत्स पे रूल कर रहा है, उसका नाम है उदयन। उदयन, ठीक है। कोई और नाम अगर आपको याद है उदाइन, तो उसको यहाँ से रिलेट मत करिएगा, बस याद रखिए वत्स का राजा है पौरव वंश का, जिसका नाम है उदयन। ठीक है, उदयन के बारे में यह फेमस है कि उदयन संगीतज्ञ है, मतलब शासक तो है ही, साथ में संगीतज्ञ, वीणा बहुत अच्छी बजाता है। तो घोषवती वीणा का आविष्कार किया है इसने, और इस घोषवती वीणा को बजाने में वो बहुत ज्यादा माहिर है। और ये भी कहा जाता है कि पिंडोला बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिंडोला बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक, मैं धीमे बोल रहा हूँ, एकदम धीमे धीमे सुनना बहुत प्यार से। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया पौरव वंश का है उदयन। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि पिंडोला बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घोषवती वीणा बजाने में ये माहिर है, मतलब संगीतज्ञ है। और चौथा पॉइंट है कि वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, गंगा यमुना का संगम कौशाम्बी। ठीक, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि ये जो उदयन है, इसको अवंती के शासक, जो कि प्रद्योत वंश का शासक था, अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने षड्यंत्र रच के इसको कैद कर लिया, मतलब इसको बंदी बना लिया, और अपने राज्य में लाकर, क्योंकि ये संगीतज्ञ है, वीणा बहुत अच्छी बजाता है, तो अपने राज्य में लाकर अपनी बेटी वासव दत्ता के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर से बोलो, चंड प्रद्योत, जो कि प्रद्योत वंश का शासक है, अवंती का राजा है, अवंती का शासक है, इसने उदयन को कैद किया और लाके अपने राज्य में अपनी बेटी वासव दत्ता के लिए संगीत के टीचर के रूप में उदयन को नियुक्त कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वासव दत्ता और उदयन के मध्य में प्रेम हुआ, दोनों ने भागकर कौशाम्बी पहुंचे और वहां शादी कर ली। उसके बाद कहते हैं कि चंड प्रद्योत और उदयन में दोस्ती हो गई। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो वासव दत्ता है और उदयन के मध्य के प्रेम की कहानी को बोला गया है स्वप्न वासव दत्ता। ये एक किताब लिखी गई जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। इस स्वप्न वासव दत्ता की रचना किसने करी है? तो याद रखिएगा, इस स्वप्न वासव दत्ता की रचना महाकवि भास ने की है। ठीक है, तो ये उदयन के बारे, ये पहला वत्स महाजनपद के बारे में सब कुछ कंफर्म हो गया। फिर से सुनिएगा, रिपीट करके आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स का राजा है उदयन, नाम वंश है उसका पौरव वंश, इसको कैद किया था चंड प्रद्योत ने अपनी बेटी को संगीत सिखाने के लिए। बेटी और उदयन और वासव दत्ता में प्रेम हो गया, भाग के शादी कर ली। स्वप्न वासव दत्ता की रचना महाकवि भास ने करी और पिंडोला बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है उदयन ने, जो कि वत्स का शासक है, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। पहला महाजनपद खत्म। अब चूंकि मैंने बोला चंड प्रद्योत, तो चंड प्रद्योत के बारे में बात करते हैं। दूसरा महाजनपद है अवंती। तो याद रखिएगा, अवंती महाजनपद दो भागों में बटा हुआ है। एक नदी से बोलते हैं वेत्रवती, वेतवा नदी को वेत्रवती कहते हैं। इस नदी के द्वारा अवंती को दो भागों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तर अवंती की राजधानी है उज्जैन और दक्षिण अवंती की राजधानी है महिष्मति। तो ये महिष्मति वो नहीं है, वो बाहुबली वाली, ठीक है, नहीं कहो अच्छा वो महिष्मति आ गई। उत्तर की राजधानी है, मैंने बताया उज्जैन, और दक्षिण की राजधानी है महिष्मति। याद रखिएगा, चंड प्रद्योत, चंड मतलब बहुत तेज गुस्सा, प्रद्योत वंश का तो है, इसका नाम चंड इसलिए पड़ गया, गुस्सा बहुत तेज आता है, इसका नाम है चंड प्रद्योत। तो याद रखिए कि चंड प्रद्योत एक ऐसा मतलब शासक, खतरनाक शासक था अवंती का, जिसकी मगध से नहीं बनती थी बहुत पहले तक। मगध पर राज करते थे बिंबिसार और चंड प्रद्योत अवंती पे राज करते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि बिंबिसार ने 3 तरह की नीतियां अपनाई थी और महाजनपदों को कवर करने के लिए। कौन सी 3 तरह की नीतियां अपनाई उसने, बिंबिसार ने?
उसने कूटनीति अपनाई, उसने विवाह की नीति अपनाई, मैरिज अलायंस अपनाया, और साथ में वॉर पॉलिसी मतलब युद्ध नीति अपनाकर उसने अन्य महाजनपदों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इस चीज को याद रखिएगा कि बिंबिसार चंड प्रद्योत को कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसी बीच में चंड प्रद्योत को हो गई है बीमारी, पांडुरंग या फिर पीलिया की बीमारी हुई। पीलिया की बीमारी जब हो गई और पीलिया उस वक्त आसानी से सही नहीं हो पाती थी, तो बिंबिसार जो कि मगध के राजा हैं, उन्होंने अपना जो चिकित्सक है, उनका वैद्य है जिसका नाम है जीवक, इसको भेजा था चंड प्रद्योत के पास कि वो चंड प्रद्योत की पीलिया बीमारी को सही कराए। तो जीवक पहुंचा था चंड प्रद्योत के पास, बिंबिसार का ये वैद्य है, चंड प्रद्योत को उसने पीलिया रोग सही कर दिया। तो ऐसा कहते हैं कि चंड प्रद्योत और बिंबिसार में हो गई फिर दोस्ती। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिए कि एक नाम आपको सुनाई देगा, और ये मेरे ख्याल से ये पहली बार आपको सुनाई दे रहा होगा कि पुष्कर सारिन ये गांधार का शासक था। तो ऐसा बोला जाता है कि पुष्कर सारिन ने चंड प्रद्योत अवंती के शासक को हरा दिया था। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ ले मान लीजिए कि पुष्कर सारिन ने किस महाजनपद के राजा को हराया था, तो पुष्कर सारिन ने चंड प्रद्योत जो कि अवंती का शासक था इसको हरा दिया था। तो याद रखिएगा गांधार शासक पुष्कर सारिन, इन्होंने हराया चंड प्रद्योत जो कि अवंती के शासक थे। ठीक। साथ में ये याद रखिएगा कि चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। महाकच्चायन ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हीं के प्रभाव में आकर चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो हम लोगों ने वत्स पढ़ा जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, फिर हम लोगों ने पढ़ा अवंती जिसकी राजधानी है दो, उत्तरी अवंती मतलब उज्जैनी, और दक्षिणी में हमने बताया था इसकी महिष्मति। ठीक है। और मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बता दिए वो। ठीक। तो अब क्योंकि मैं मगध की बात कर गया कि बीच में मैंने बोला कि बिंबिसार मगध में था और चंड प्रद्योत को पीलिया हुआ, तो बिंबिसार ने अपना वैद्य जीवक भेजा चंड प्रद्योत के पास। तो बात करते हैं तीसरा महाजनपद मगध। इंपॉर्टेंट है हम एकदम। देखिए मगध महाजनपद में क्या है, तो देखिए मगध महाजनपद की राजधानियां हैं तीन। कौन सी तीन राजधानियां हैं? तीन राजधानियां हुई। पहली गिरिव्रज अथवा राजगृह। गिरिव्रज का मतलब, गिर मतलब पर्वत, ब्रज मतलब चट्टीले मतलब मजबूत पर्वत, 5 पर्वतों से घिरा है गिरिव्रज, तो उसका नाम गिरिव्रज पड़ गया। या फिर राजगृह, ऐसा भी कहा जाता है गिरिव्रज जल के भस्म हो गया, तो महागोविंद जो कि वास्तु रचनाकार है, आर्किटेक्चर, उन्होंने फिर से उसकी रचना करी है, तो उसका नाम राजगृह बाद में पड़ा, ये भी कहा जाता है। दूसरी कैपिटल है पाटलिपुत्र और तीसरी कैपिटल है मगध की वैशाली। ठीक है। तो तीन राजधानियां रही हैं, गिरिव्रज अथवा राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र और तीसरी वैशाली। इन तीन राजधानियों का रट्टा लगा लीजिए। ठीक। और चूंकि मैंने बोला कि बिंबिसार मगध साम्राज्य तो हम विस्तार में आगे जाके पढ़ेंगे, अगला हमारा चैप्टर ही मगध से स्टार्ट होगा, हर्यंक वंश बताएंगे। तो मगध वंश के अंतर्गत बिंबिसार जो है वह मतलब मगध साम्राज्य का पहला ऐसा राजा कह सकते हैं। कुछ लोग बृहद्रथ वंश भी बताते हैं, वो मैं जब मगध कवर करूंगा तब बृहद्रथ वंश की बात बताऊंगा, कहाँ लिखा है बृहद्रथ के बारे में। ठीक। तो बिंबिसार जो मगध का राजा है, यह बिंबिसार, इसको बोला गया है कि ये बिंबिसार ने 3 नीतियां अपनाई, मैं बता चुका आपको, कूटनीति, युद्ध की नीति और विवाह मैरिज अलायंस। इसके थ्रू इसने अन्य महाजनपदों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया है। और इसी क्रम में मगध ने अपने विस्तार नीति के अंतर्गत, विस्तार नीति मतलब एक्सपेंशन कर रहा है, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, इसके अंतर्गत सबसे पहला शिकार बनाया है इसने अंग महाजनपद को, अंग महाजनपद को। ठीक है। तो मगध का राजा बिंबिसार, जिसने चंड प्रद्योत से दोस्ती कर ली पीलिया रोग उसका सुधार के, बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपनी शादी की नीति के अंतर्गत, मैरिज अलायंस के अंतर्गत महाकोशला से शादी करी और कोसल वंश को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करी। समझते हैं? फिर से बोल रहा हूं, अपनी शादी मैरिज अलायंस, 3 बीवियां हैं बिंबिसार की, लेकिन मैं एक बीवी का नाम अभी आपको बता रहा हूं, फिर बाकी मगध में बताऊंगा। तो बिंबिसार ने अपनी मैरिज अलायंस, शादी मतलब जो इसकी नीति है शादी विवाह की नीति, इसके अंतर्गत इसने महाकोसला से शादी करी और कोसल महाजनपद को प्रभाव में लेने की कोशिश की। ठीक। क्योंकि शादी करके अपने दोस्त बना लिया उसको, कोसल को, तो कोसल से कोई टेंशन तो है नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हमें मगध के बारे में, और मैंने आपको बताया कि मगध की विस्तार नीति का पहला शिकार बना था अंग महाजनपद। तो याद रखिए अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंपा का अंग, तो अंग की राजधानी थी चंपा। तो ये याद रह जाएगा, चंपा, हर किसी को चंपा चंपा याद रहती है, तो चंपा ये याद रह जाएगा कि अंग की राजधानी है चंपा।
साथ में ये याद रखिएगा कि अंग महाजनपद पर जिस राजा का शासन था उसका नाम था दधिवाहन। दधिवाहन शासक की पुत्री का नाम था चंद्रबला। ये हो सकता है आपको कई जगह चंपा मिले। दधिवाहन की पुत्री कई जगह आपको चंपा मिल सकती है, दधिवाहन की पुत्री कई जगह आपको चंद्रबला मिल सकती है। याद रखिएगा चंद्रबला अथवा चंपा ये पहली ऐसी महिला थी जिसको कहा गया कि पहली महिला जैन भिक्षुणी बनी है, ठीक है, जिसने जैन धर्म को अपना लिया। ठीक, तो याद रखिएगा अंग की राजधानी चंपा और वहां के शासक का नाम दधिवाहन, जिसकी पुत्री चंद्रबला ने जैन धर्म को स्वीकार किया। पहली महिला बनी, इसका नाम है, पहली जैन भिक्षुणी बनी, इसका नाम है चंद्रबला। ठीक, या फिर उसे चंपा भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, अब महाभारत पुराण की बात करूंगा तो मलिनी नाम मिलता है चंपा का, कोई मतलब नहीं बनता। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं कि हमने वत्स की बात कर ली, हमने अवंती की बात कर ली, हमने मगध की बात कर ली, हमने चंपा की बात कर ली। और मगध में मैंने बताया था आपको कि कौशल को प्रभाव में लेने की कोशिश करी है बिंबिसार में, तो कौशल की भी बात कर लेते हैं। कौशल क्या है, तो मैं आपको अब अगला महाजनपद बता रहा हूँ, कौशल। कौशल महाजनपद के बारे में याद रखिए कि कौशल महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि कौशल महाजनपद पर पहला मतलब इस कौशल महाजनपद के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया है ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा ने, जो कि काशी महाजनपद का राजा है। काशी महाजनपद का राजा है। इस ब्रह्मदत्त ने कौशल पे आक्रमण किया और कौशल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में अगर बात करूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे खतरनाक जो महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, वो था काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी, तो वाराणसी इसकी राजधानी थी। और ये याद रखिएगा कि ब्रह्मदत्त काशी का सबसे पावरफुल शासक था। इसने कौशल पे आक्रमण किया, कौशल के राज्य को कब्जे में ले लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद मतलब कौशल पे आक्रमण करने के बाद जो इसके बाद का शासक आया, कौशल पर शासन हुआ अगले राजा का, मतलब काशी के आक्रमण के बाद अगले राजा का शासन, इसका नाम था कंस। ये कंस वो कंस नहीं जो तो मथुरा में मत समझ लेना कि श्री कृष्ण वाले कंस है, मामा नहीं है। कंस का शासन हुआ कौशल पर और कंस ने ये वापस से मतलब काशी पे युद्ध किया और काशी को हथिया लिया। कंस ने काशी को अपने कब्जे में ले लिया। कंस के बाद उनका बेटा महाकौशल सत्ता पर बैठा, उसने भी काशी को अपने कब्जे में रखा। महाकौशल के बाद उसका बेटा प्रसेनजित कौशल की गद्दी पर बैठा और ऐसा कहा जाता है कि प्रसेनजित ने भी काशी को अपने कब्जे में लेकर रखा। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि कंस का बेटा महाकौशल, महाकौशल का बेटा प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन का नाम है महाकौशला, या फिर मैं बोलूं महाकौशल की बेटी का नाम है महाकौशला, जिससे शादी हुई है मगध के राजा बिंबिसार की। ध्यान दे के सुनना, एकदम बिल्कुल मन लगा के। मगध के राजा बिंबिसार की शादी हुई है, तो बिंबिसार को दहेज के रूप में प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला को दहेज में दिया है काशी को दान में। और बिंबिसार के प्रभाव में मतलब मगध के प्रभाव में आ गया है काशी। और कौशल राज्य की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानियां हैं दो। एक है श्रावस्ती, जिसे आधुनिक नाम है सहेत महेत कहा जाता है। अर्धचंद्राकार इसकी प्लानिंग है, तो याद रखिएगा कि इसका विन्यास अर्धचंद्राकार है श्रावस्ती का। और श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं अपने, सबसे अधिक उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक वास कहां पर किया, तो श्रावस्ती में किया है। ठीक है, और दूसरी राजधानी है इसकी कुशावती। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्रावस्ती को कहते हैं सहित महित। एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ है, क्वेश्चन किसी भी दिन टकरा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अब तक जो बता दिए हैं महाजनपद, वज्जी बता दिया है शुरुआत में ही। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था मल्ल बता चुका हूं मैंने अंग बता दिया, मैंने काशी बता दी, इसकी राजधानी वाराणसी है। मैंने आपको कौशल बता दिया, वत्स बता दिया, अवंती बता दिया, मगध बता दिया। 7 से 8 महाजनपद हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और मैं इसको यहीं पे रोकूंगा क्योंकि 8 हमने कवर कर लिए हैं। 8 जो बचे हैं उसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा, इसलिए क्योंकि अगर ये 20 मिनट से ऊपर वीडियो चला गया तो लोग पूरा सुनेंगे नहीं, छोड़ देंगे तुरंत, कहेंगे अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं। इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। पूरा वीडियो सुनने की कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो सुनिए, धीमे धीमे सुनिए, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मज़ा मुझे तभी आएगा जब बहुत सारे लोग इसको देख लेंगे। एप्रिसिएशन होना चाहिए।
मैंने सुबह एक वीडियो डाला है 4 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स 4 जो महत्वपूर्ण है उनको भी जाके सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। चैनल को मतलब आप लगातार कोशिश करिए कि लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो, क्योंकि लोगों तक अगर पहुंचेगा नहीं तो पता ही नहीं लगेगा उनको कि इतना भी महाजनपद सिंपल तरीके से खत्म हो सकता था। ठीक है, मैं बोर्ड पे आ सकता हूँ, मैं लिखवा भी सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं जानबूझकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस वक्त कि मैं चाहता हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर खुद से बैठो और खुद से लगो, क्योंकि पढ़ने का मन लगता नहीं है ऐसे। अगर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा हर चीज़ तो फिर आपको लगेगा हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कभी वो पढ़ोगे नहीं, ऐसे कम से कम पढ़ लोगे। इसलिए मेरा ये प्रयोग है, इसको सफल बनाने के लिए आप मेरे साथ दीजिए, मेरा साथ रहिए। अब अगला वीडियो शाम को वही करंट अफेयर का आएगा इन्हीं शब्दों के साथ। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करने की कोशिश करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।